Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 5 अगस्त 2026 और है वेडनेसडे। अब केवल यहाँ पर 5 अगस्त नहीं, आपने देखा हम लोगों ने 1 अगस्त को सेशन कवर किया था, फिर हम लोगों ने रिवीजन सेशन को भी कवर किया, फिर जो लास्ट 2 दिन के करंट अफेयर्स स्किप हुए हैं ना आपके प्रीलिम्स बूस्टर वाले, वो भी आज के सेशन में हम इंक्लूड करके डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़े से ज़्यादा आर्टिकल हैं, ज़्यादा नहीं है, बट मैं चुन चुन कर काम की वही इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए। वरना मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी न्यूज़ है जिस पे आपका मैं 2-3 घंटा वेस्ट कर दूं, उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए कोशिश की जा रही है हर चीज़ को बहुत ही क्रिस्प रखा जाए, जितना आपसे एग्जाम में पूछने की मतलब यहाँ से चांसेस बढ़ सकते हैं वही चीज़ आपके सामने वीडियो में प्रेजेंट किया जाएगा। दैट इज़ वाई हम इस वीडियो को नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। ना ही कोई फालतू चीज़ मिलने वाली है, ना ही कुछ काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम छोड़ेंगे। रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिलता है हमारे इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर में। और लेक्चर का पीडीएफ अगर आप लोगों ने चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप इन सभी लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी ना पिछले 2 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं। जैसे धिमसा डांस चर्चाओं में था भाई, धिमसा डांस ने तो इतने दिनों में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है ना। 13,000 से ज़्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ उन्होंने मिलकर डांस किया था। पिग्मी हॉक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है भाई, पिग्मी हॉक को क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशी में कवर करने की बात की जा रही है कि ये प्रजाति बहुत खतरे में है। पिग्मी हॉक को लेकर यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है, सर्च कर लेना, आप पता चल जाएगा। धिमसा डांस को लेकर एसएससी सीएचएसएल के अंदर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर्च कर लेना। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पर आप लोगों के जो आर्टिकल्स हैं वो चुन चुन कर लेकर आए जाते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स न्यूज़ में रहा है, ठीक है। केव मैन ऑफ केरलाज यहाँ पर न्यूज़ में रहा है, वो तो पीआईबी में कवर हुआ। तो जो भी रेलिवेंट चीज़ें रही हैं पिछले 2 दिनों के अंदर में, आइए फटाफट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना 2 दिन का सेशन स्किप हो गया था। अब स्किप नहीं करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। मॉर्निंग 5:30 बजे ये सेशन प्रीलिम्स बूस्टर का आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। चलिए, पहला आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं पिग्मी हॉक के बारे में, ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे ही पिग होता है ना, जो सुअर की स्पीशीज होती हैं, कुछ वैसे ही यहाँ पर ये दिखाई देता है पिग्मी हॉग। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों आया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की साइड से ये डेटा रिलीज हुआ है पीआईबी के अंदर में, इवन इंडियन एक्सप्रेस में भी इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो हाल ही में जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को लेकर जो पूरी कमेटी बनाई गई है, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया और बोला कि जो पिग्मी हॉग नाम का ये जानवर है, इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशी में हम लोगों को कवर कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है। और अगर हमने इसकी सुरक्षा नहीं की, इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो ये प्रजाति आने वाले समय पर एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। इसका नाम ही नाम रहेगा, प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसी के लिए यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दो। क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालने का मतलब कि भाई इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 के अंदर शेड्यूल 1 में भी कवर कर लिया गया है। कोई इसका शिकार नहीं करेगा, शिकार करेगा उसके ऊपर पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके का हायर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जब पिग्मी हॉक को आप देखते हो तो एक रेयरेस्ट वाइल्ड पिग स्पीशी है इन द वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। इवन इंडिया के अंदर में भी 2 ही स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पर यह पिग्मी हॉक पाया जाता है। इसको वैसे पिग्मी हॉक को बहुत जो घास वाले मैदान होते हैं ना, ऊंची ऊंची घासें, बहुत घनी घासें, झाड़ियाँ, उसमें रहना बहुत पसंद है। इंडिया में कौन सी 2 स्पेसिफिक जगह हैं दोस्तों, याद रखिएगा। असम के अंदर में आपका मानस नेशनल पार्क हो गया, फिर ओरंग नेशनल पार्क हो गया। ये 2 इंपॉर्टेंट पार्क्स आपको ये नाम रटे होने चाहिए, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, क्योंकि 2 ही नेशनल पार्क हैं जो पिग्मी हॉक से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे जो घासों के मैदान हैं, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये पिग्मी हॉक करंट समय पर पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड स्ट्रीट लिस्ट के अंदर में इसको कवर किया गया अभी तक, आईयूसीएन के रेड लिस्ट के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कि भाई खतरे में है। लेकिन यहाँ पर इस कमेटी का रिकमेंडेशन है कि भाई इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर हम इसके पे एक सख्ती बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम फिर इसकी प्रोटेक्शन की बात कर सकेंगे। समझे इस बात को। चलिए, अब इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कशन हम कर रहे थे कि हैबिटेट मतलब भाई जहाँ पे वो जानवर रहते हैं। तो जो पिग्मी हॉग है, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं हमारे पूरे वर्ल्ड में, या फिर इंडिया के अंदर में भी अगर हम लोग देखें। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको ऊंची झाड़ियाँ, घास फूस, ये सब जगह पसंद है, वहीं पर ये रहते हैं। प्रेजेंट समय पर पिग्मी हॉक के लिए केवल 2 ही जगह हैं इनका घर। पहला ओ मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में है। दूसरा ओरंग नेशनल पार्क, ये भी असम में ही है। ये पिग्मी हॉक क्या खाते हैं भाई, हमारे जड़ी होती हैं, ठीक है। जड़ यानी कि जो पौधों की रूट्स होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं, शूट्स हो गया, ग्राउंड वेजिटेशन, वर्म्स, जो बहुत सारे कीड़े होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, खोद कर उनको निकाल कर खाते हैं ये।
और मिट्टी को जब ये खोद देते हैं ना बहुत गहराई तक, तो मिट्टी के अंदर में फिर ऑक्सीजन पहुंचता है, पानी डालोगे तो पानी पहुंचेगा, तो इससे सॉइल में फर्टिलिटी को भी बढ़ाने का ये काम कर देता है। अपना खाना ढूंढते ढूंढते मिट्टी का उपजाऊपना, मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा कर देते हैं। ये भी यहाँ पर इनके बारे में याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो है कंजर्वेशन स्टेटस। एक तो हैबिटेट याद रखा करो, कोई भी स्पीशी न्यूज़ में रहती है, दूसरा कंजर्वेशन स्टेटस। यही दो चीज़ें इतिहास है अभी तक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तीसरा इसका जो बिहेवियर है वो भी यूपीएससी पूछने लगा है स्पीशीज़ का, लेकिन कम पूछ रहा है। बिहेवियर में देखोगे तो इसका बिहेवियर में बस यही है कि भाई गड्ढा खोदता है, उसके बाद में अपना खाना जो भी है उसको निकाल कर खाने की कोशिश करता है, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। अच्छा, केवल इसको रहना घने घासों के मैदान में ही है, तो ये एक इंडिकेटर स्पीशी भी है, क्योंकि जहाँ पे हरी भरी ऊंची ऊंची घासें होंगी, झाड़ियाँ होंगी, वहाँ पर ये रहेगा। तो हेल्दी एनवायरमेंट का इंडिकेशन भी देता है ये पिग्मी हॉक, जहाँ पर भी रहेगा। ओके, आईयूसीएन के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर करने की बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 शेड्यूल 1 के अंदर में इसको रखा गया है। ओके, शेड्यूल मतलब इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन करंट समय पर हम लोग दे रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए भाई आगे आते हैं। अब सुनिएगा दोस्तों एक बात और, आपने देखा इसमें एक बॉडी है, क्योंकि ये सारा काम जो हो रहा है पिग्मी हॉक को एक कंजर्वेशन देने की बात, यानी कि उसकी सुरक्षा करने की जो बात हो रही है, वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम के अंतर्गत हो रही है। तो एक स्कीम है छोटी सी जिसके बारे में पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम IDWH स्कीम बोलेंगे। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं इस स्कीम पर, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है कि भाई ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर यहाँ पे लिखा होता सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार ही सारा का सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करते हैं। ये किस लिए पैसा खर्च करते हैं? ताकि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ है, खासकर एनिमल्स की स्पीशीज़ है, उसकी सुरक्षा की जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके, हम उनको खत्म होने से बचा सकें। तो ये जो IDWH स्कीम है, इस स्कीम के 3 मेजर कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है नेशनल पार्क्स को सपोर्ट करना, जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, है ना, उनको सपोर्ट करना। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, ये सब कुछ आ जाता है ना। उसके अलावा जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है उसकी सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्शन करना, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, जो बहुत खतरे में होती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सब इसके पास में फिर करंट समय पर आ जाती है। ओके, क्लियर हो गया। आप सुनो, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, यहाँ पर डिस्कस की हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर। हर एक आर्टिकल के अंदर में आपको रिविजन पॉइंटर बनाकर दिया जाता है, जिससे आप जब लास्ट टाइम पे एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले फटाफट अपने सभी कंटेंट को जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, अब रिवीजन तो होता रहेगा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद और बढ़िया से रिवीजन होगा। सभी लोग अपने कमेंट सेक्शंस ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 डालो, उसका आंसर लिख देना। अभी अगला आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, उसका आंसर लिखना। ये आपके कंसंट्रेशन को डिसाइड करेगा, आप कितने अच्छे से चीज़ों को सुन रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा माइंड में एक रिकॉल मिलेगा कि हाँ भाई ये पढ़ा था और ये 3-4 चीज़ें खास हैं। जो खास चीज़ें हैं वही चीज़ें मैंने क्वेश्चन में लगाई हैं। प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू पिग्मी हॉक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिग्मी हॉक को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, पिग्मी हॉक एक सबसे छोटी स्पीशी है वाइल्ड पिग की। सेकंड, इसको हम एक इंडिकेटर स्पीशी मानते हैं कि भाई जहाँ पर हरी भरी हेल्दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा वहाँ पर ये स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। करंट समय पर पिग्मी हॉक केवल 2 ही जगह में पाया जाता है, मानस नेशनल पार्क एंड ओरंग नेशनल पार्क, जो असम के अंडर में है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3, या फिर डी केवल और केवल 1 ओनली। जल्दी जल्दी आंसर लिख दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। और तब तक आते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं धिमसा डांस के बारे में। काफ़ी न्यूज़ में रहा है, PIB में कवर हुआ, खासकर PIB में कवर हुआ। ये मैंने डिटेल जो उठाई है PIB से उठाई है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग द हिंदू के अलावा जो भी बाकी बचे कुछ सोर्स है सबको निपटा देते हैं। द हिंदू का तो सेपरेटली एनालिसिस हम लोग करते ही अपने चैनल के ऊपर। तो धिमसा डांस की जब डिस्कशन होती है तो ये न्यूज़ में क्यों है, पहले बात तो ये सुनो। हाल ही में क्या हुआ, ये धिमसा डांस का परफॉर्मेंस हुआ। 13,000 से ज़्यादा जो ट्राइबल वेमेन हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर इस डांस को परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में रिसेंटली एक नए पोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पोर्ट का नाम है अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर बना है ये बना है भोगापुरम, आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो वहीं पर ये डांस इवेंट होता है, धिमसा डांस को परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस इतना ज़्यादा बड़ा हुआ, इतना ज़्यादा बड़ा कि 13,000 ट्राइबल वेमेन एंड गर्ल्स, आप इमेजिन करो 13,000 लोग एक साथ एक रिदम पे एक डांस को परफॉर्म कर रहे हैं।
तो इसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया है। और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ का है? सबसे बड़ा आज तक का धिमसा डांस ये हुआ है, ये एक रिकॉर्ड यहाँ पर सेट हो चुका है। जब मैं ट्राइब्स की बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब 13,000 केवल सिंगल ट्राइब की कम्युनिटीज़ नहीं है इस डांस को परफॉर्म करने के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये धिमसा डांस है ये एक ट्राइबल फोल्क डांस है, लेकिन मेनली कहाँ पे परफॉर्म होता है? तो आंध्र प्रदेश में ही मेनली यहाँ पर इस डांस को किया जाता है। और एक कम्युनिटी नहीं है कोई जो स्पेसिफिकली प्राइमरी कम्युनिटी हो, इसमें मल्टीपल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके थ्रू इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, जैसे बगता, वाल्मीकि, पोरजा, खोंड, गदबा, उसके अलावा कंदोदरा, मुकदरा, कोतिया, ये कुछ यहाँ पर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी जो धिमसा डांस को परफॉर्म करती हैं। ये डांस कब परफॉर्म किया जाता है? जब कोई त्यौहार वगैरह हो, या कोई शादी वगैरह होती है इन कम्युनिटीज़ के बीच में, या कोई हंटिंग फेस्टिवल होता है अप्रैल के समय पर, तो मेन वेमेन सब साथ में मिलकर कई घंटों तक ये डांस को करते हैं। और ध्यान रखिएगा, धिमसा डांस की 12 वैरायटीज़ आज के समय पर पाई जाती हैं। कितनी? 12 वैरायटीज़। और मेन जो ऑरिजिन है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ऊपर उड़ीसा है, नीचे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में डांस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आंध्र प्रदेश में ही ये जो डांस है मेनली परफॉर्म किया जाता है, मेनली यहीं पे परफॉर्म होता है। लेकिन इस डांस का जो मेन ऑरिजिन है ना, वो ओडिशा के अंदर जो निचला वाला हिस्सा है, सदर्न वाला हिस्सा, वहां पे पड़ता है कोरापुट रीजन। तो उसी रीजन से यहाँ पर ये जो डांस है वो ओरिजिन होता है, उसी जगह से यहाँ पर ये जो डांस है एग्जैक्टली इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ये जो कोरापुट रीजन है आज गोंड ट्राइब का एक मेन इंपॉर्टेंट होमलैंड है, यहीं से डांस शुरू हुआ, लेकिन आज मेनली परफॉर्म कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। कंफ्यूज करने के लिए आपसे वो पूछ सकता है, तो पता होने चाहिए। माइंड में जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करा करो कि भाई हाँ, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपके प्रश्नों को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ती नजर आएगी। अब इसमें आप देखोगे तो एक पूरा ग्रुप होता है, जिसमें जैसे ये वाला फोटो आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे 13,000 ट्राइबल वेमेन गर्ल्स जिन्होंने मिलकर इस धिमसा डांस को परफॉर्म किया। यूजुअली जो वेमेन है वही इसको परफॉर्म करती हैं। जो डांसर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल कलरफुल, यहाँ पर आप देखोगे बहुत जो चटकीले रंग होते हैं उनकी साड़ीज़ यहाँ पर पहनी जाती हैं, ट्राइबल ऑर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, अपनी जो कम्युनिटीज़ और जो उनकी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो ऑर्नामेंट्स का यहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं। और जो म्यूज़िक वगैरह बज रहा होता है, या जो कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, वो मेल मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाकर वो म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे के सारे जो डांसर्स हैं करंट समय पर, जब ये धिमसा डांस को परफॉर्म करते हैं तो एक बॉडी मूवमेंट, रिथम के हिसाब से फुटवर्क, पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अच्छा, जब आप दूसरे क्लासिकल डांसेस को देखोगे तो क्लासिकल डांसेस में फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, यानी चेहरे पे आँखों का, आईब्रोज का यूज़ ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा धिमसा डांस में नहीं है। धिमसा डांस में फुटवर्क ज़्यादा है, पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल है और हाथों का मूवमेंट ज़्यादा होता है। और जैसे मैंने बताया, जो यंत्र बजाए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बजाए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत अच्छी ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, मतलब ब्रीथिंग टेक्निक चाहिए होती है। ठीक है, जैसे फ्लूट वगैरह को बजाने के लिए चाहिए होती है। तो विंड इंस्ट्रूमेंट है, मोरी ड्रम हो गया, ठीक है, जिसको थोड़म कहा जाता है। और फिर उसके बाद परकशन इंस्ट्रूमेंट में डप्पू है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड की उस म्यूजिक की रिथम के ऊपर में धिमसा डांस को परफॉर्म किया जाता है। ओके, धिमसा डांस के बारे में बात हो गई। बाकी मैंने बताया अलग अलग इनका ट्रेडिशन है, कोई मैरिज है ना, फेस्टिवल, तो उस दौरान यहाँ पर ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब धिमसा डांस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन मैंने बताया ना, पूछा भी जा चुका है एसएससी के अंदर में। आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिविजन पॉइंटर, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के दिए जाते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी अपने सेशंस को रिवाइज कर सकें। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखें आपने क्या क्या सीखा है आज के इस वाले आर्टिकल से। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन ऑन करो और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, आंसर लिख देना फटाफट। विद रेफरेंस टू धिमसा डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। धिमसा डांस को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताएं कौन सा है सही है। पहला, ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल फोल्क डांस है, मेनली आंध्र प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटीज इसको परफॉर्म करती हैं। सेकेंड, इस डांस का जो मेन ओरिजिन है वो है कोरापुट रीजन और 12 वेराइटीज आपको इस डांस की देखने को मिलती है। तीसरा, ये जो डांस है इसमें मेन तौर पे जो जोर दिया जाता है वो फेशियल एक्सप्रेशंस पे दिया जाता है, बाकी बॉडी मूवमेंट्स वगैरह इतना ध्यान नहीं रखा जाता। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। जल्दी जल्दी लिख दो आंसर, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर।
बाकी यार अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ते रहेंगे। एक छोटा सा काम आप सभी लोग कर सकते हैं, मेक श्योर करें वीडियो पे यार एक छोटा सा लाइक का बटन है उसको प्रेस कर लें। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, आप लोग एक बढ़िया सीरीज़ में आप शामिल हो चुके हैं, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आप लोगों को मिल सके मॉर्निंग 5:30। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और आर्टिकल है जिसमें हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो अभी क्या हुआ है कि इसकी जो रैंकिंग आई है वो बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन अब इस रैंकिंग को सीरियस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू पब्लिश की जाती हैं। कई बार इंडिया को रैंकिंग के बेसिस पे इस तरीके से रख दिया जाता है कि उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है कोई हिसाब नहीं लग पाता। हंगर इंडेक्स की बात करें या दूसरे और इंडेक्स की बात करें, ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्रीज जिसको इंडिया खाना भेजता है उनकी रैंकिंग हमसे अच्छी होती है, हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे होती है। वैसा ही कुछ आपको एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी नजर आएगा। अभी 2026 का ये ईपीआई इंडेक्स जारी हो चुका है। ये एनुअल रैंकिंग है, हर 2 साल में एक बार पब्लिश होती है। इसको कौन पब्लिश करता है? येल यूनिवर्सिटी, YALE यूनिवर्सिटी। इंडिया की रैंकिंग पता है क्या? आप सुनो तो सही। इसमें 177 कंट्रीज, कितने? 177 कंट्रीज की रैंकिंग तैयार करी है इन्होंने ईपीआई 2026। इसमें से इंडिया की रैंकिंग है 176, सेकंड लास्ट। बाकी सब कंट्रीज एनवायरमेंट के मामले में, एनवायरमेंटल पॉलिसीज के मामले में सारी टॉप पर हैं। 176 नंबर पर हमको रखा गया है, और लास्ट कंट्री जो रखा गया है वो लाओस रखा गया है, जिसका नाम नंबर 177 है। और टॉप 3 कंट्रीज में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में एस्टोनिया है, लग्जमबर्ग है एंड यूनाइटेड किंगडम है। फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों प्लीज, कि भाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? येल यूनिवर्सिटी। और येल यूनिवर्सिटी भी अकेले रिलीज नहीं करती है, येल यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यहाँ पे काम करती है। 2026 की रैंकिंग आई है, 177 कंट्रीज की रैंकिंग तैयार की है, इंडिया की रैंकिंग इन्होंने रख दी है 176। किस बेसिस पे? अब जरा थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या अप्रोच देखा। ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो अपना एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाते हैं ना, ये 47 इंडिकेटर्स के बेसिस पे बनाते हैं। 47 चीज़ों को देख रहे हैं, 12 अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, फिर पॉलिसीज कैसी हैं उसको देखते हैं। सभी मामलों में यहाँ पर इन्होंने इंडिया को सेकेंड लास्ट कर दिया। 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एनवायरमेंटल हेल्थ कैसी है उस पर्टिकुलर कंट्री में, इकोसिस्टम इंपॉर्टेंस, और क्लाइमेट चेंज किस तरीके का इंपैक्ट यहाँ पर डाल रहा है। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का जब मेन पर्पस हम देखते हैं कि मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस यह है मेजर करना, एक मापना, कंपैरिजन करना कि जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव चला रही हैं, एनवायरमेंट को किस तरीके से वो सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 176 रखी गई है आउट ऑफ 177। रैंकिंग रट लेना। अब 2026 का जो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कंट्री आपको देखने को मिल जाता है एस्टोनिया, नंबर 2 देखने को मिल जाएगा लग्जमबर्ग, और नंबर 3 आपको देखने को मिल जाएगा यूनाइटेड किंगडम, नंबर 4 फिनलैंड एंड नंबर 5 नेदरलैंड। लास्ट कंट्री इज लाओस एंड वी आर ऑन दी 176th नंबर आउट ऑफ 177। ठीक है, तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, बस खाली यही पूछा जा सकता है कि भाई ये इंडेक्स किसके थ्रू रिलीज़ किया जाता है। अदरवाइज कोई खास चीज़ नहीं है। रैंकिंग याद रखना कि भाई रैंकिंग क्या रखी गई है, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। नीचे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं, जिसके थ्रू पूरे आर्टिकल को आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। चलो रिवाइज कर लो, उससे अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा इस आर्टिकल का, यहीं पर रट जाएगा। रैंकिंग तो अब रट गई होगी, ये रैंकिंग रटी रहेगी, दिमाग से कभी नहीं जाएगी। बाकी आप देखो ये यहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई, ये जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। कौन से 2 अलग अलग या 3 अलग अलग संस्थान है जो मिलकर इस इंडेक्स को रेडी करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पहला, क्या इसमें येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर काम करते हैं, या यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी मिलकर इसको रिलीज करते हैं, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड यूएनईपी WWF पब्लिश करता है, या IPCCFAO UNEP पब्लिश करता है। तो बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ईजी क्वेश्चन है, लिख दो जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए भाई आते हैं नाथुला पास के ऊपर में। आपने देखा होगा ये भी PIB में पब्लिश हुआ था, हमारे द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, संडे को रिपब्लिश हुआ था। अब संडे में हम लोगों ने रिवाइज किया था तो संडे में आर्टिकल स्किप हो गया था, बट मैं इस वाले सेशन में इंक्लूड कर रहा हूँ तो उसको आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों अबाउट नाथुला पास। ये क्या है?
और इसका इम्पोर्टेंस ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था खबर कि हाल ही में जो बॉर्डर के माध्यम से जो व्यापार है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया गया है। देखो, कोविड 19 का समय था 2020 वाला। 2020 में एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इंडिया चाइना के बीच में एक झड़प बन जाती है। झड़प होने की वजह से इनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जारी था, जिसके बाद से हमने बॉर्डर बंद करा, व्यापार वगैरह काफ़ी कम हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर टेंशन धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही हैं। तो रिड्यूस होने के बाद लगभग 6 साल बाद जो नाथुला पास है, इसको ओपन कर दिया गया है वापस से, ताकि इंडिया चाइना मिलकर साथ में व्यापार कर सके। पास क्या होता है? यानी भाई देखो, यहाँ पर आपको हिमालयाज़ वाली पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इन पहाड़ियों में बीच बीच में जगह है जिससे हम आर पार निकल सकें, वरना तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जिनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो बीच बीच में जगह बनाई जाती है जिससे आर पार जा सकते हैं, उसको हमने पास का नाम दिया। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा शिपकी ला पास, जो बहुत न्यूज़ में है। शिपकी ला पास भी खोल दिया गया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और लीपू लेक पास के बारे में याद रख सकते हैं, इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। नेपाल ने बोला कि भाई लीपू लेक पास कैसे खोल दिया, इसको लेकर कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं, ये हमारा पार्ट है। लीपू लेक है ना, लिम्पियाधुरा, काला पानी, ये सब रीजन अपना बताते हैं। फिर नाथुला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, वो ये वाला है। तो नाथुला पास, ये जो जगह चाइना और इंडिया, चाइना क्या बेसिकली ये तिब्बत वाला पोर्शन है भाई, जिसको चाइना ने कब्जा लिया है। तो इस तिब्बत वाले पोर्शन को ऊपर बैठा है चाइना, इसने कब्जा लिया। तो ये जो नाथुला पास है ना, ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये भारत के सिक्किम में से जा रहा है। ये हिस्सा सिक्किम वाला है ना। तो आप कह सकते हैं भारत के सिक्किम को और चाइना का तिब्बत वाला जो रीजन है, इसको जोड़ने का काम करता है ये नाथुला पास। ये बंद कर दिया गया था, शिपकीला भी बंद था, लिपू लेक भी बंद था, ये पूरे डिस्प्यूट के बाद 2020 में। अब क्या हुआ, वापस से रीओपन किया जा रहा है ताकि व्यापार कर सके। तो नाथुला को ओपन कर दिया गया है ताकि हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर आपस में ट्रेड कर सकें। इस वजह से ये न्यूज़ में है। नाथू मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स, ला मतलब होता है पास। तिब्बतन भाषा में एक ज़माने में जब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, तब हम लोगों ने यहाँ पर तिब्बत के साथ में व्यापार करने के लिए नाथुला पास को ओपन किया। एक आपने सिल्क रोड का नाम सुना होगा, पहले एक सिल्क रोड हुआ करती जिसके माध्यम से सिल्क का व्यापार हुआ करता था। तो जो नाथुला पास है वो सिल्क रोड का एक पार्ट हुआ करता था, एक ट्रेड रूट था जो भारत से तिब्बत और तिब्बत से एशिया के बाकी सारे जगह पे, सेंट्रल एशिया में तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सब जगह तक ये रास्ता फैला करता था। अब इस पास में मतलब अब समय बदल चुका है भाई, तिब्बत चाइना के अंडर में आ चुका है, सिचुएशन आप देखोगे बहुत बदल चुकी है। तो ये जो पूरा नाथुला पास है, आज इसको इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स मिलकर गार्ड करते हैं। इधर से अपनी बॉर्डर की साइड से भारत के सैनिक हो गए, उधर से चाइनीज सोल्जर्स हो गए, जो मिलकर इस एरिया को पूरी तरह से देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब नाथुला पास की जब हम बात करेंगे तो एक ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट है ये, आप एक दरवाज़ा कह सकते हैं जिसको खोलकर व्यापार किया जा सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो दो ट्रेडिंग बोर्ड, वैसे आपको दो ऐसे पास देखने को मिलते हैं, शिपकीला भी है और लिपू लेक भी है, और ये नाथुला, तीन हो गए हैं। ठीक है, शिपकीला पास हमारा हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, लिपू लेक उत्तराखंड से कनेक्ट करता है, और नाथुला सिक्किम से कनेक्ट करता है तिब्बत वाले हिस्से को। ये तीनों ही वो रीजन है जहां से हम व्यापार कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, अब ये जो नाथुला पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पहले भी सील हो चुका है। 1962 का वॉर हुआ, उसके बाद 2006 में खोला गया था, फिर 2020 में फिर से डिस्प्यूट हुआ, जिसके बाद से 6 साल बाद अब फिर से नाथुला पास को ओपन कर दिया गया है। अच्छा, इस पूरी जगह से, नाथुला पास से, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का व्यापार होगा। कोई लिमिटेड गुड्स, बहुत ही ज़्यादा सीमित जो आइटम्स हैं वही यहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिल्क हो गया, क्लॉथ्स हो गए, याक के बाल हो गए, याक की टेल हो गई, यही सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और केवल भारत के नागरिकों को ही अलाउ किया गया है कि वो नाथुला पास को विजिट कर सकते हैं। और जो भी विजिटर, आप अगर नाथुला पास विजिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिक्किम से परमिशन लेना होगा इस पास को विजिट करने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा डिस्कशन रिगार्डिंग नाथुला, शिपकीला एंड साथ ही साथ में आपका हो गया लिपू लेक पास के बारे में डिटेल्स। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि बताओ ये पास कौन से दो रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब देखो, इसी आर्टिकल के सारे रिवीजन पॉइंटर हैं नीचे रिवाइज करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन ओपन करो, आंसर दो। क्वेश्चन क्या कहता है? नाथुला पास इज वन ऑफ द ऑफिशियली ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत चाइना के बीच में नाथुला पास एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है। अब बॉर्डर पोस्ट है तो दो कौन से बड़े हिस्सों को जोड़ता है? चाइना का कौन सा पार्ट है, भारत का कौन सा पार्ट है जो कि नाथुला पास से कनेक्ट होता है? क्या ये रोहतंग पास और जोजिला को कनेक्ट करता है,
या शिपकिला लिपुलेक को कनेक्ट करता है, जेलेपला बोमदिला को कनेक्ट करता है, या माना पास एंड नेती पास को कनेक्ट करता है? बताएं जल्दी जल्दी यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? वेट 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 वेट, मैंने आपको क्वेश्चन गलत बता दिया है। इसमें पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी टू ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट, इनमें से बताओ मेन व्यापार जहां से होता है वो मेन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट कौन कौन सा है इनमें से? शिपकिला, लिपुलेक, रोहतंग पास, जोजिला, जेलेपला, बोमदिला, माना पास, नीति पास। आंसर बताओ चलो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आता है एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों चोला नाइकन ट्राइब के बारे में। एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो अभी न्यूज़ में बनी हुई है, ये पीआईबी में भी कवर हुई है और डीडी न्यूज़ में कवर हुई है। डीडी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो एक्चुअली में खबर क्या निकल कर आई है, हाल ही में चोला नाइकन ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स हैं। ये वो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जो बाहर दूसरे इंसानों के साथ में इन्होंने कभी ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखा नहीं। एक ज़माने में जो गुफाएं होती है ना, जो गुफाओं में ये लोग रहा करते थे, ये गुफाओं में रहा करते थे, याद रखिएगा। तो अभी एक्चुअली में होता क्या है, हाल ही में इसी ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स दिखाई दिए, जंगल से निकल कर आए अपने कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए। इन्होंने बनवाया होगा तो डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए आए, कहाँ पर? केरला के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अचानक से यहाँ पर इनके बारे में चर्चा होने लगी कि भाई बहुत मतलब देखने को ही नहीं मिलता है, ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिली है जिनका कॉन्टैक्ट हमारे साथ में नहीं है। तो इनको ना कई बार केव मैन ऑफ केरला भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादातर केरला की गुफाओं में, जो चट्टान वाली गुफाएं हैं, रॉक केव्स हैं, वहां पर ये पाई जाती है। चोला नाइकन्स के बारे में जब बात आती है तो याद रखिएगा एशिया की आखिरी सर्वाइविंग केव ड्वेलिंग इंडिजीनियस कम्युनिटी है। एशिया में ऐसी कोई कम्युनिटी अब बची नहीं है जो खासकर ये केव में, इन गुफाओं में, चट्टानों की गुफाओं में रह सकें। ये आखिरी कम्युनिटी है जिन्होंने सर्वाइव कर लिया है, और ये कुछ लोग बचे हुए हैं आज के समय पर। यह ट्राइबल कम्युनिटी अपने आप को मुलानाइकन या फिर शुलानाइकन के नाम से जानते हैं। शुलानाइकन मतलब डीप फॉरेस्ट, घना जंगल, और नाइकन मतलब किंग, यानी किंग ऑफ द डीप फॉरेस्ट, घने जंगल के राजा यहाँ पर ये अपने आप को कहते हैं। हैबिटेट की बात करेंगे, ये कहाँ पे रहते हैं आज के समय पर, तो मेनली घने जंगल या चट्टानों वाली गुफाएं, जिसको कलुलय भी कहा जाता है। ठीक है, और आसपास ये ज़्यादातर वो गुफाएं देखते हैं जो नदियों के पास हो। ठीक है, कोई परमानेंट हाउस नहीं है इनका, आसपास पानी का सोर्स प्रेजेंट है, उसी से ही इनका सारा काम चल जाता है। समझे? ये लोग कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? चोलानाइकन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और ये भाषा खासकर द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली के अंदर में कवर होती है। अब ये कमाते और खाते क्या है? जंगल से जो भी प्रोड्यूस हो जाता है उसी को कलेक्ट करते हैं, उसी से ही यहाँ पर इनका पूरा का पूरा जीवन चल रहा होता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे, ये है भाई सबसे काम की चीज़, ध्यान रखना। इसी वजह से मैंने, वरना आर्टिकल में लेते ही नहीं। आर्टिकल लेने का पर्पज़ यहाँ पर यही है कि ये कम्युनिटी पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हमारे देश में बहुत सारी ऐसे जनजाति समुदाय हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो बहुत खतरे में हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी तो बहुत सारी हैं देश में, लेकिन पीवीटीजी में केवल 75 कम्युनिटीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज आपको कहाँ पर मिलेंगे? हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट स्टेट ओडिशा में मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स खत्म हो रहे हैं, जिनकी आबादी लगातार कम होती चली जा रही है, बहुत पीछे रह गई हैं। इनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, आइसोलेटेड है, लिटरेसी लेवल बहुत कम है, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फॉरेस्ट जो है, जंगलों के ऊपर इनकी ज़्यादातर निर्भरता है। तो ऐसी कंडीशंस के साथ में इनकी कम्युनिटी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ऐसी कम्युनिटी को हम पीवीटीजी का नाम देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ये पीवीटीजी है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एरुलर ट्राइब क्या वो पीवीटीजी के अंदर में आती है? बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन बन चुका है। बाकी यहाँ पर इस आर्टिकल में जो भी हमने डिस्कस किया उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिविजन पॉइंटर्स। सब कुछ रिवाइज करने के लिए डिटेल दी गई है। और ये रहा हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, जरा फटाफट इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू चोलानाइकन ट्राइब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, ये लोग पाए जाते हैं कहाँ पर? नीलांबूर वैली ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरला के अंदर। सेकंड, ये जो कम्युनिटी है इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर में क्लासीफाई किया गया है। थर्ड, इनकी जो भाषा है वो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आज का पूरा कंप्लीट डिस्कशन, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जो भी काम की चीज़ है उसको मैंने समझाने की पूर्ण तरीके से कोशिश करी है।
एंड शॉर्ट तरीके से कोशिश करिए खासकर। तो हमारा ये सेशन कोई ज़्यादा लंबा रहता नहीं है, 25 से 30 मिनट या हद से जिस दिन ज़्यादा आर्टिकल होंगे 30, 35 या 40 मिनट तक होगा। आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं और अपना करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को, क्योंकि आपने देखा यूपीएससी किस हद तक करंट अफेयर्स किस तरीके से पूछ रहा है, लास्ट ईयर हम लोगों ने, इसी साल हमने देखा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मल्टीपल सोर्सेज को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कम समय में। ये नहीं कि मैं आपके 2.5-3 घंटे ले रहा हूँ, कम से कम समय के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।